ओके। हेलो स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रिक डायपोल था उसके सारे डेरिवेशंस हो चुकी है। ठीक है। हमारा जब अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। एक या दो दिन का और रह गया, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है। ठीक है। अगर इसको समझ पाए तो आगे की डेरिवेशन हो पाएंगे, वरना फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाऊंगा और एक एरिया वेक्टर कि एरिया वेक्टर होता क्या है। अगर ये दोनों समझ में आ गई, जो जितनी भी डेरिवेशन है मैं गारंटी देता हूँ बाकी बची हुई वो सारी समझ में आ जाएगी ए टू जेड। ठीक है। तो आपको आज जो समझना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या है? ये। ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है, ठीक है, तभी हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास नहीं कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। लेकिन अगर वो किसी एरिया से पास हो जाता, वो एरिया कैन बी एनी टाइप, इट कुड बी अ सर्कल, इट कुड बी एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। प्लेनर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन यही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होना चाहिए बस। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास होती है तो मैं बोलूंगा वो उस एरिया का फ्लक्स है। अब जरा इसकी डेफिनेशन सुनो। ये डेफिनेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ field line when pass through any मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन, total number of field line when pass through any cross section that said to be a electric flux। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है। ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास किया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज और दिखाता हूँ। अब कंडीशन इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बोलूँगा? तो फ्लक्स कैसे डिफाइन हो रहा है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो, ठीक है ना, और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये पास हो रहा है, ठीक है, वो। दैट इज दिस। खास बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, फॉर्मूला समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, वही तो लिखा मैंने। तो फ्लक्स कैसे डिफाइन करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ds, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब कोई टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होता है जिसका एरिया मैंने कंसिडर कर लिया दैट इज अ ds, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। ए क्या हो गया? टोटल एरिया। ये ds मैंने क्यों लिखा है? मैंने एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया है,
ठीक है ना, उससे मैं पास करा रहा हूँ, वो मैंने कंडीशन लेके ये फॉर्मूला लिखा है। अगर टोटल की बात करते हो तो टोटल का हो जाएगा आपका ये फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक कंडीशन और है, उसको भी देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मान लो कि ये हो गया प्लेन, ये प्लेन थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ऐसे ना पास होके ऐसे पास हो रही है। ठीक है, तो वो क्या रहा है अब, तो ये एक एंगल बना लेगी। जब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जब किसी एरिया से पास होता है तो उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो फील्ड लाइन किसी एरिया से पास हो रही है, और वो पास कैसे हो रही है, इंक्लाइंड पास हो रही है, मान लो कि एरिया इंक्लाइंड रखा हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही कुछ एंगल पे पास किया जा रहा है। अब एंगल हम लोग कैसे पता करेंगे, यही मेन चीज में समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो फ्लक्स को पता करने के लिए कि फ्लक्स, जैसे कि पहली वाली कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ई डॉट एस, है ना। ये कंडीशन तब थी जब जब कोई एंगल वगैरह नहीं बन रहा था। देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब दिमाग में एक चीज घूम रही होगी, ये कहाँ से आ गया। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, याद आया कुछ, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में। तो वेक्टर वाले चैप्टर में ये चीज दे रखी थी, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जरा कंपेयर करना, स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, ऐसे, इसका मतलब ये क्या है, बोथ आर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे सर आपने तो ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज क्या है, ये चीज को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। मैं इसी के बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ। इसको हम लोग एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, और इसे हम लोग नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा एन कैप से। ठीक है, अब एरिया वेक्टर होता है क्या, ठीक है, एरिया वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर, मान लो कि मैंने एक आर्बिट्री बॉडी ले ली है, ठीक है ना। अब आर्बिट्री बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है, तो मैंने शेप जो ऐसे कुछ एज्यूम कर लिया, ऐसी बन रही होगी, एक स्मॉल एरिया मैंने कंसिडर कर लिया इसका, इसका स्मॉल एरिया कितना होगा, ये डेट इज ds। तो एरिया वेक्टर बोलता क्या है, एरिया वेक्टर बोलता है अगर आप कोई भी एरिया कंसिडर करते हो, स्मॉल एरिया बड़ा एरिया कैसा भी एरिया, हमेशा मेरे को ड्रॉ करो नॉर्मल टू द एरिया, या फिर परपेंडिकुलर टू द एरिया। फिर से सुनना, अगर कोई आर्बिट्री बॉडी है, मैंने उसमें कोई एरिया कंसिडर कर लिया, दैट इज अ ds, ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर क्या बोलता है, हमेशा मेरे को उस सरफेस के जो आपने एरिया एज्यूम किया है उसको मेरे को परपेंडिकुलर आप मेरे को ड्रॉ करो। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड टू दी सरफेस। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसको ड्रॉ किया जाता है
नॉर्मली आउटवर्ड टू दी सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू दी आउटवर्ड टू दी सरफेस। तो एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया क्या होता है। हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और बाहर की तरफ ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आया, फ्लक्स, ये जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। अब इस कंडीशन में देखो जरा, ठीक है, अब ई डी एस, अब ये जो एंगल है थीटा, ये किसके बीच का एंगल है, ई डी एस के बीच का नहीं है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही कर जाते हैं, जब कॉस थीटा का एंगल निकालते तो ई और डी एस के बीच में एंगल देखते हैं। हमको ई और डी एस के बीच में एंगल नहीं देखना है, ठीक है, हमको एंगल किसके बीच में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तभी आप लोग जो है कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैं आपको कुछ कंडीशन दे देता हूं, उससे आपको देख के समझ में आ जाएगा सारा कुछ। मान लो सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के, जैसे कि एरिया मैंने कंसीडर कर रखा है ये प्लेन, इसके हमेशा परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल खींचा जाता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन का अकॉर्डिंग मैंने ये एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दैट इज नॉर्मली टू दी सरफेस। तो परपेंडिकुलर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अभी हमने ये निकाला है, मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स निकाल के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो एंगल किसके बीच में देखा जाता है, ई और एन वेक्टर के बीच में। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल है या नहीं, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, नहीं, दोनों पैरेलल आ रहे हैं। जब पैरेलल होता है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो ये तो एन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब जो है मान लो कि इलेक्ट्रिक जो एंगल है, अगर आपको एरिया वेक्टर ऐसा दिखाई दे तब कैसे लिखोगे, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, ई डी एस कॉस कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है आपका, 0। अगर ऐसा दिखाई दे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एक दूसरे के अपोजिट हो, तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा ये तो मैं लिखना भूल गया, ई डी एस कॉस 90 डिग्री कितना हो गया हमारा, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी 0 इसके लिए, और इसके लिए ई डी एस कॉस 180 डिग्री। तो वो कॉस 180 डिग्री कितना होता है आपका, -1। तो ई डी एस कितना आ गया, -1। तो फ्लक्स कैसा आ गया, नेगेटिव। अब ये जो फ्लक्स था ये किसके लिए था, इस स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है, जो मैंने कंसिडर किया है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को तो फ्लक्स पूरे सरफेस का निकालना है, सर आप तो छोटे एरिया का निकाल रहे हो जो आपने कंसिडर किया है, ये जो आपने छोटा एरिया कंसिडर किया है आप तो इसका निकाल रहे हो, मेरे को तो पूरे का चाहिए, मेरे को इस पूरे का चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी फ्लक्स है उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन में आप लोग देख रहे होगे ये सर्कल बना रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है आप लोग इंटीग्रेशन किसी क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर क्लोज सरफेस होगा तभी आप ये वाली इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। तो क्योंकि ये सरफेस आर्बिट्री सरफेस कैसा था, क्लोज सरफेस था, इसलिए अब मैंने इंटीग्रेशन बनाया और ये सर्कल बनाया। इसका मतलब क्या है, ये आर्बिट्री सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो है टोटल एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है ना।
और cos थीटा कैसे देखोगे वो मैंने बता दिया है, ई और एन के बीच में। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट डेरिवेशन, जब नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा, इस कंसेप्ट को स्किप कर दिया और मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है।